Good morning, all, and let's continue with thermodynamics. अब लास्ट टाइम तक हम लोगों ने क्या रिवाइज किया है? यस प्रणव, लास्ट टाइम तक हम लोगों ने क्या रिवाइज किया है? तो रिवीजन एक बार देख लेते हैं कि लास्ट टाइम तक क्या क्या रिवीजन हो गई है हम लोगों की, सर क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो W का फॉर्मूला सबको याद होगा अभी तक, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है। सेकेंड वॉज W मैक्स विच इज माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? -2.303 nRT log ऑफ P1 अपॉन P2। ठीक है। अब मुझे बताओ दोनों में का हम लोगों को डिफरेंस कब पता चलेगा? तो फर्स्ट प्रोसेस इज अ इरिवर्सिबल वन, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एंड सेकेंड प्रोसेस में तुम लोगों को लिखा होगा रिवर्सिबल। ठीक है। अगर ये दो वर्ड्स नहीं रहेंगे तो और क्या रह सकता है? इन दोनों के बदले और क्या हो सकता है? तो सेकेंड कैन बी first process occurs at constant pressure and second occurs at variable pressure। ठीक है। तो ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है W के फॉर्मूले से। अब इसके बाद हम लोगों ने Q के बारे में पढ़ा था। अब हीट अगर ऐड की गई, हीट अगर ऐड की गई देन इट इज पॉजिटिव, एंड हीट अगर रिमूव की गई देन इट इज नेगेटिव। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताते हैं? तो इट टेल्स अस दैट टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब क्या? तो जितनी हीट ऐड की जाएगी वो सारी की सारी एक तो एब्जॉर्ब होगी और उसमें कुछ भी कम नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है? तो यहाँ पे हम लोगों ने अज्यूम किया है कि सारी की सारी एनर्जी ये वर्क डन या फिर हीट में ही चेंज हो रही है, बाकी किसी फॉर्म में चेंज नहीं हो रही है। ठीक है। तो इसी अगर इक्वेशन को हम लोगों को लिखना है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Q माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसमें हम लोगों को डेल्टा यू के बारे में पता चला। डेल्टा यू इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी। ठीक है। तो डेल्टा यू क्या है? तो इंटरनल एनर्जी। अब इसके बाद हम लोगों ने अलग अलग कंडीशन पे इंटरनल एनर्जी के केसेस देखे थे, एंड अलग अलग कंडीशन पे इंटरनल एनर्जी के केसेस जब हम लोगों ने पढ़े थे तो हम लोगों ने एक देखा था आइसोबारिक कंडीशन पे। ठीक है। तो इन केस ऑफ आइसोबारिक कंडीशन, इन केस ऑफ आइसोबारिक कंडीशन क्या हो जाएगा? डेल्टा यू इज इक्वल, पहले कांस्टेंट क्या रहता है? तो चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। तो प्रेशर इज नथिंग बट कांस्टेंट, ये हम लोगों ने देखा है। अब कांस्टेंट प्रेशर पे होगा क्या? डेल्टा पी जीरो है बट हम लोगों के इक्वेशन में तो पी है, तो डेल्टा पी जीरो है बट पी इज नॉट जीरो, ये याद रखना। तो हम लोग लिखेंगे क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी, एंड अगर मैं क्यूपी की वैल्यू फाइंड आउट करने जाऊँ तो क्यूपी विल बिकम व्हाट? क्यूपी इज नथिंग बट डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज यूजुअली हम लोग जो कोई रिएक्शन करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम आइसोबारिक कंडीशन पे ही रहती है। तो आइसोबारिक कंडीशन पे रहने की वजह से ये डेल्टा यू क्यूपी को हम लोगों ने एक स्पेशल नाम दे दिया था विच इज नथिंग बट एंथैल्पी। तो एंथैल्पी इज नथिंग बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है। यहाँ तक याद है सबको? कुमार, आपका मैसेज आधा ही आया है क्या? ओके। तो हाँ, ये रिवीजन का पार्ट था। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है वो एक शॉर्ट में मैंने बता दिया। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, नो डाउट, बट ये तुम लोगों को थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो याद रहने ही चाहिए बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया था एंथैल्पी चेंजेस। ठीक है। एंथैल्पी चेंजेस इन डिफरेंट प्रोसेसेस।
ठीक है। एंड नो स्वम, आई एम लिटिल बिट बिजी टुडे। ओके, तो अब यहाँ पे एंथैल्पी चेंजेस फॉर डिफरेंट प्रोसेस, इसमें हम लोगों ने तुम लोगों को लास्ट टाइम मैंने बताया था कि नहीं पता नहीं, बट दो टाइप की एंथैल्पी चेंजेस रहती है। एक रहती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, एक क्या रहती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। ये हम लोगों ने किया था क्या कवर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एंथैल्पी चेंज। तो एक रहता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज विच इज डेल्टा एच जीरो। अब यहाँ पे ये एक जीरो आ जाता है, ठीक है। इस जीरो का मीनिंग क्या रहता है, तो दिस चेंज इज अकरिंग एट 298 केल्विन, 1 atmosphere pressure and 1 molar concentration, ठीक है। 1 मोलार के बदले कई बार हम लोग 1 मोल के लिए भी ये चेंज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा है, अच्छी बात है, अगर मैंने लास्ट टाइम भी बताया होगा तो। अब ये याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, ठीक है। एंड दूसरा रहता है सिर्फ एंथैल्पी चेंज, मतलब सिर्फ मतलब क्या, तो इट कैन अकर एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। इट कैन अकर एट एनी प्रेशर एंड इट कैन अकर एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। तो दो टाइप के एंथैल्पी चेंजेस रहते हैं, याद रखना। अब इसमें हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज, एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज ये देख लिया था, ठीक है। फेज चेंज ये देख लिया था हम लोगों ने, एंड अभी हम लोग सेकंड देखने वाले हैं, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंजेस, ठीक है। तो अभी से हम लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ पे तीन टाइप की प्रोसेस देखी थी, सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में जाना, गैस से लिक्विड में आना एंड लिक्विड से सॉलिड में आ जाना, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में जाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। ओके, सॉलिड से लिक्विड में जाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। अब उसके बाद लिक्विड से गैस में जाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड में आने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। एंड लिक्विड से सॉलिड में जाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। तो ये चार प्रोसेसेस एंड फाइनली डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाना, जिसे हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये प्रोसेस हम लोगों ने देख ली थी, एंड हम लोगों ने देखा भी था कि सब्लिमेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन, ठीक है। फ्यूजन और वेपराइजेशन को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वी गेट सब्लिमेशन। अब व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंजेस, तो एटॉमिक लेवल पे जो चेंजेस आ रहे हैं उसे हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंजेस। अब एटॉमिक चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो नंबर वन वाज ए पार्ट इज, ये तो हम लोगों ने पहले से पढ़ा है, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। नंबर वन इज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। हाँ, ये सब हम लोगों ने नहीं किया है। तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन क्या है, तो ये हम लोगों ने पहले एक जमाने में पढ़ा है। तो इसकी डेफिनेशन में जस्ट तुम लोगों को लिख के दे रहा हूँ एक बार। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन from an isolated, to remove 1 mole of liquor, to remove 1 mole of the most loosely bound electron from an isolated gaseous ion is called as
आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि किसी ने ये फर्स्ट टाइम सुना ऐसा होगा, सबको ये पता ही है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहती है। ये हम लोगों ने नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में भी देखा है, ये हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में भी देखा है, ठीक है। तो इसके बारे में सबको एक जनरल आइडिया तो है ही। तो चलो वापस एक बार एग्जाम्पल के साथ इसको देख लेते हैं। थोड़ा मैं फास्ट जाऊंगा बिकॉज हम लोगों ने पहले भी किया है, नॉर्मल मेथड से जाते हैं। लेट्स अज्यूम मेरे पास एक मेटल है, मेटल के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, एंड इस इलेक्ट्रॉन को मुझे रिमूव करना है। अब मुझे बस आप बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मुझे इस मेटल को एनर्जी देनी पड़ेगी या इसमें से एनर्जी निकालनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी, वेरी नाइस। तो आई हैव टू गिव सम एनर्जी टू दिस मेटल आयन। अब मेटल में एनर्जी मैंने प्रोवाइड की, मेटल ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला, सी याद रखो दिस इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, तो मुझे मेटल के ऊपर मिलेगा पॉजिटिव चार्ज प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब मुझे बताओ, मेटल ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, मेटल ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो इसका एंथैल्पी चेंज कितना आएगा? एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ये पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव आना चाहिए? सो हम वेरी नाइस, करेक्ट आंसर बोल रहे हो। मेटल ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एंथैल्पी चेंज क्या आएगा? ऋतुजा करेक्ट, तुहिन करेक्ट, कार्तिक, प्रणव करेक्ट, स्नेहा, अथर्व, स्नेहा, मंदार, यश, कोमल करेक्ट बोल रहे हो सब जन। तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, सिंस इट इज एब्जॉर्बिंग सम एनर्जी, मैंने अगर एनर्जी एब्जॉर्ब की, मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली एनर्जी अगर बढ़ेगी तो चेंज जो है वो पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है। अब जरा अलग सिनेरियो देखते हैं, इसमें ये तो हो गया, मेरे पास एक मेटल है गैसियस फॉर्म में, जिसके पास एक के बदले 3 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो मैंने इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड की, इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, इसका मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मैंने जैसे ही निकाला तो इसे मैं बोलूंगा आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ऑब्वियसली मेटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, पॉजिटिव चार्ज आया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसे हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 1। अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी? तो ऑब्वियसली पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमेशा हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब तुम लोग मुझे बताओ, पहले से मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में से नेगेटिव चार्ज हम लोग इजीली रिमूव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी उतनी ही देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी? वेरी नाइस, प्रणव करेक्ट है, सोम, तुहिन करेक्ट, ऋतुजा करेक्ट, ओके। तो बहुत लोगों के आंसर करेक्ट आ रहे हैं, कुछ लोगों ने कम बोला है विच इज रॉन्ग, ठीक है। तो देखो, याद रखो, पॉजिटिव चार्ज है एंड पॉजिटिव चार्ज में से तुम लोगों को नेगेटिव चार्ज रिमूव करना है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को एकदम टाइटली होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, इट वुड बी मोर देन फर्स्ट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाँ, वो चाइल्ड और चॉकलेट वाला एग्जाम्पल करेक्ट। तो यहाँ पे +2 एंड एक इलेक्ट्रॉन बच गया, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। एंड फाइनली अभी अगर मुझे थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मुझे रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, करेक्ट, करेक्ट। तो हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है, एंड यू विल गेट m+3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 3 विच इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोगों को एकदम सिंपल इन तीनों में कंपैरिजन पूछा जाता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 इज हाईएस्ट, ionization enthalpy 2 is low and ionization enthalpy 1 is lowest, ठीक है। and all are positive, याद रखो, ionization enthalpy is always positive, ionization enthalpy is always positive। न्यूक्लियस का फोर्स इंक्रीज होते जाएगा, करेक्ट बोल रहे हो वर्णव, ओके। तो दिस वाज रिगार्डिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब आगे बढ़े। हाँ, सो हम अभी नेक्स्ट टाइम मतलब यहाँ पे हम लोग सेकंड जो एग्जांपल देखने वाले वो आप जो बोल रहे हैं वो है,
बस आपने वहां पे उल्टी वैल्यूज बताई है। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे कुछ, डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अगर ऊपर मैंने जीरो लगा दिया तो जीरो का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो जीरो का मीनिंग हो जाएगा कि इट इज इन स्टैंडर्ड स्टेट। अब ये डिपेंड कर मतलब कंपल्शन नहीं है कि हमेशा स्टैंडर्ड स्टेट में रहना ही चाहिए, ठीक है, बट अभी के लिए मैंने जस्ट जीरो लगा दिया है। अब इसे हम लोग एक अच्छे से मतलब डायग्रामेटिक फॉर्म में देखने वाले हैं, ठीक है, सो दैट किसी को प्रॉब्लम ना रहे। तो पहले वाले एग्जाम्पल में भी डायग्राम बनाने वाला था, बट इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, बट ये सेकंड वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, ऑनलाइन में कन्वे करना और डिफिकल्ट हो जाता है, तो डायग्रामेटिक फॉर्म में देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक एटम है जिसके आउटर मोस्ट में अज्यूम करो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो कुछ हो गए, ठीक है, आई गेस पांच पांच इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एंड इस एटम के अंदर मैं एक बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाला हूँ। तो द एनर्जी, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो डेफिनेशन में अभी बार बार लिखने नहीं वाला हूँ, डेफिनेशन में तुम लोगों को लास्ट टाइम भी बोला था, वो तुम लोगों का होमवर्क रहेगा कि तुम लोगों को खुद से वो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हो रहा क्या है, याद रखो, यहाँ पे ये प्रोटॉन क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा एंड वो इसको इजिली अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एकदम इजीली स्मूथली अंदर की तरफ चला गया। अब यहाँ पे कौन से फोर्सेस है, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस है। अब मुझे बताओ, अट्रैक्टिव फोर्सेस में एनर्जी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, जब दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए, वेरी नाइस, एनर्जी डिक्रीजेस, यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज होती है, ये सबको पता है ना, ठीक है। हमेशा याद रखो जब कभी अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेंगे, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है, चीजों की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और एनर्जी कम हो जाएगी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो दिस इज माय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विच इज नेगेटिव, विच इज व्हाट, नेगेटिव, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने ऐड कर दिया, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, बट 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते ही एटम के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होने वाला है, तो अभी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बाहर से एक नेगेटिव चार्ज ऐड किया, ठीक है। तो अगर मुझे किसी ने पूछा डेल्टा, डेल्टा इजी नहीं लिखते बैठते, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मैं बोलूंगा इट इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी 1, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 इज नेगेटिव, ठीक है। बट अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे अभी सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज एंड मेरे एटम के ऊपर या फिर आयन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, ये दो नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो इन दोनों के बीच में अभी होने वाला है रिपल्शन, वेरी नाइस, कुछ लोग डायरेक्ट आंसर ही दे रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। तो मुझे बताओ रिपल्शन में एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, तो याद रखो रिपल्शन में एनर्जी इंक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो अब ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है इस एटम में ऐड करने के लिए मुझे जरा फोर्स ऐड करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, मैं इसको अंदर की तरफ जबरदस्ती ऐड करने की कोशिश करूंगा एंड व्हेन आई ट्राई टू फोर्सफुली ऐड दैट अनदर इलेक्ट्रॉन इनटू माय एटम, I will add some electron energy. I will add some energy into my atom. समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट बोल रहे हो, I have to give some energy और एटम वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो एटम जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे नोट में याद रखना, नोट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 इज पॉजिटिव, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलवेज
मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्या? नहीं, इट कैन बी जीरो और एल्स इट कैन बी नेगेटिव। वाई डेल्टा इज नॉट देयर? अरे डेल्टा आता है, मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा नहीं है। देखो इसका अगर सिंबल तुम लोगों को लिखना है तो ये ऐसे लिखना पड़ता है, मैंने जरा आलसीपना किया है यहाँ पे, ठीक है। इसका एक्चुअल सिंबल ऐसे आएगा। जस्ट मैंने थोड़ा सा बोलते हैं ना शॉर्टकट यूज किया था। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 इज, मैंने उल्टा लिखा है ना, ये पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, ये नेगेटिव आनी चाहिए थी फर्स्ट वाली, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी 2 इज पॉजिटिव विच इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 पॉजिटिव कब रहती है वो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो एंट्रेंस का पार्ट हो जाता है, एंड हम लोगों ने एंट्रेंस में ये पहले से कवर किया भी है, ठीक है। यस प्रणव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव मोस्टली या फिर ऑलमोस्ट ऑलवेज, ऐसे भी लिख सकते हैं, मोस्टली इज ऑल्सो करेक्ट। तो चलो आगे बढ़े। ये सब पार्ट हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर सी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? नहीं सोम, फ्लोरीन में भी वो नेगेटिव ही रहता है, बस उसकी वैल्यू जरा कम रहती है। अब एटमाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमाइजेशन? बॉन्ड ब्रेकिंग पे हम लोग बाद में आएंगे यश, बट ये एटमाइजेशन इज नथिंग बट बॉन्ड ब्रेकिंग ओनली। तो चलो एक बार देख लेते हैं। अब अज्यूम करो मेरे पास Cl2 गैस थी। अब Cl2 गैस को मैं अगर ऐसे दिखाऊं तो किसी को कुछ प्रॉब्लम? दिस इज माई Cl2 गैस। मैंने इसे बहुत ज्यादा हीट किया या फिर कुछ रेडिएशन इसके ऊपर ऐड कर दिए, बी में पॉजिटिव रहता है Eg1, राइट। इट कैन बी और इट माइट नॉट बी, हम लोगों को उससे इतना है नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये दो एटम्स एक कंबाइन फॉर्म में मॉलिक्यूल बना के, ठीक है, ये दो एटम्स कंबाइन होके क्या बनाए हुए हैं, तो दे आर फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल को तुम लोगों को एटम्स में कन्वर्ट करना है, एंड मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दिस इज नॉट बॉन्ड एंथैल्पी, दिस इज नॉट बॉन्ड एंथैल्पी, मैं बॉन्ड एंथैल्पी का डिफरेंस बाद में बता दूंगा। अब इस मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। वेरी नाइस। अब मुझे बताओ, बॉन्ड को ब्रेक करते वक्त, बॉन्ड को ब्रेक करते वक्त उसे हम लोग एनर्जी देंगे या उसमें से एनर्जी रिमूव करेंगे? दिस इज माई बॉन्ड, दीज आर माई टू एटम्स, इन दो एटम्स को इस बॉन्ड से फ्री करना है, ऑब्वियसली इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, एंड इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी हैज टू बी गिवन, करेक्ट। तो अब यहाँ पे हम लोग ने जैसे ही एनर्जी दे दी, मेरे पास दो क्लोरीन के एटम्स फ्री हो गए, ठीक है। एंड इसे हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, एंड विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। लिख दो ये। सिमिलरली अगर मेरे पास मीथेन है, एटमाइजेशन का मीनिंग समझो, अगर मेरे पास मीथेन है तो यहाँ पे रेडिकल बनेंगे ना? यस हम रेडिकल बनेंगे यहाँ पे, पहले भी किसी ने तो रेडिकल का टॉपिक निकाला था। रेडिकल ही बनेंगे तुम लोगों का, आई गेस इसमें ऑर्गेनिक में हो गया है रेडिकल फॉर्मेशन एंड ऑल, करेक्ट बोल रहे हो। यहाँ पे ये दोनों रेडिकल फॉर्म में आएंगे। अब CH4 में ये भी एक मॉलिक्यूल है। अब CH4 के मॉलिक्यूल को हम लोगों को कन्वर्ट करना है एटम्स में, तो एटम्स में कन्वर्ट करना है, तो अभी मैं क्या करूंगा, ये हाइड्रोजन को सेपरेट किया, इस हाइड्रोजन को भी सेपरेट किया, इस हाइड्रोजन को भी सेपरेट किया, एंड इस हाइड्रोजन को भी सेपरेट किया। तो व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट वन कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन। गेटिंग इट और नॉट? अब यहाँ पे भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या आएगी? इवन दिस वन इज पॉजिटिव,
ठीक है। यप, हम लोग पूरे मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे, कंप्लीट ब्रेकिंग करेंगे इसकी। ठीक है। अब कुछ लोग है ना बॉन्ड एंथैल्पी, दिस वन इज बॉन्ड एंथैल्पी और नॉट, ये ऐसे पूछ रहे थे। तो ये देखो, हम लोग जो पढ़ रहे हैं और बॉन्ड एंथैल्पी, इसमें डिफरेंस क्या है? याद रखना, बॉन्ड एंथैल्पी में, बॉन्ड एंथैल्पी के टाइम पे हम लोग एक टाइम पे एक ही बॉन्ड ब्रेक करते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब क्या? तो ब्रेकिंग ऑफ वन बॉन्ड। ठीक है। बट एटमाइजेशन में हम लोग जितने भी बॉन्ड्स रहेंगे सारे के सारे ब्रेक करेंगे। जिस किसी ने पूछा था कि सर यही बॉन्ड एंथैल्पी है क्या, उनको समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी में हम लोग एक टाइम पे एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग एक टाइम पे जितने भी बॉन्ड्स है वो सारे के सारे ब्रेक करेंगे। हाँ यश, वैसे बोल सकते हैं हम लोग कि बॉन्ड एंथैल्पी इज सम ऑफ ऑल दीज एंथैल्पीज। बॉन एबर साइकिल, इफ टाइम परमिट्स हम लोग करेंगे बॉन एबर साइकिल। अभी मैं बॉन एबर साइकिल की गारंटी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगेन बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू है और बोर्ड्स में बॉन एबर साइकिल हम लोगों को पूछा नहीं जाता, तो मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं दूंगा बॉन एबर साइकिल को। इफ टाइम परमिट्स मैं कराऊंगा, डोंट वरी। ओके। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूछ लो। ओके, जिस किसी का बाकी है लिख लो। ये अजिंक्य, ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स के ऊपर रहने वाला है। आयनिक बॉन्ड्स के लिए हम लोग बॉन एबर साइकिल यूज करते हैं ना। अभी हम लोग आयनिक बॉन्ड्स के ऊपर जाने तो नहीं वाले, बट स्टिल चलो। अब नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड इज, याद रखवा, दिस इज अ कंप्लीटली न्यू चैप्टर टॉपिक। पहले हम लोगों ने देखा था एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज, उसके बाद हम लोगों ने देखा था एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंजेस, एंड अभी हम लोग देख रहे हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो करेक्ट बोल रहे हो यश, डायटोमिक मॉलिक्यूल में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज इक्वल्स टू बॉन्ड एंथैल्पी। यू आर राइट। अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन? तो देखो हुआ क्या। तुम लोगों ने सोचा कि नमक का पानी बनाए, ठीक है, सॉल्ट वाटर। तो तुम लोगों ने एक बड़ा सा बीकर लिया, बड़े से बीकर में तुम लोगों ने बहुत सारा पानी लिया, एंड इस बहुत सारे पानी में तुम लोगों ने ऐड कर दिया NaCl। मुझे बताओ, NaCl जैसे ही पानी में चला गया तो उसका क्या हुआ? NaCl जैसे ही पानी के अंदर चला गया उसका क्या हुआ? उसका डिसोसिएशन हो गया, आई गेस। ठीक है। तो उसका डिसोसिएशन होने के बाद आई विल गेट Na प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये Na और Cl के दो मॉलिक्यूल्स से पानी के अंदर जाने के बाद ये ब्रेक हो गए, तो ब्रेकिंग के टाइम पे, ब्रेक होने के टाइम पे यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होगी? बाय द वे, जिस किसी को याद होगा, दिस इज NaCl, एंड NaCl के अंदर लैटिस फॉर्मेशन रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लैटिस को ब्रेक किया। इस प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया? ब्रेकिंग ऑफ लैटिस। इस प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया? ब्रेकिंग ऑफ लैटिस। यहाँ पे लैटिस सबको पता है ना? ठीक है। हम लोगों ने लैटिस को ब्रेक किया, एंड किसी चीज को ब्रेक करना है, देखो ये पेन है, ये लैटिस का एक पार्ट था, समझ लो, इसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक करते वक्त हम लोग क्या करेंगे? इसे एनर्जी देंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है। याद रखो, यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, यहाँ पे ये ब्रेक होने वाला है, ब्रेकिंग के लिए एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, इट विल एब्जॉर्ब सम एनर्जी। ठीक है। तो डेल्टा एच ऑफ लैटिस, डेल्टा एच ऑफ लैटिस इज पॉजिटिव, इज व्हाट? पॉजिटिव। अब जैसे ही NaCl ब्रेक हुआ Na प्लस और Cl माइनस में, मुझे बताओ
इज दिस एटमाइजेशन? तो दिस इज नॉट एटमाइजेशन। जहां पे आयंस फॉर्मेशन हुआ है, दिख रहा है ना, यहाँ पे आयंस फॉर्मेशन हुआ है, तो इसे हम लोग एटमाइजेशन नहीं बोलेंगे, और आयनाइजेशन भी नहीं बोलेंगे। आयनाइजेशन मतलब रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो इट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसे हम लोग बोलते हैं लैटिस, एंथैल्पी ऑफ लैटिस ब्रेकिंग। ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ही Na प्लस और Cl माइनस डिफरेंट हो गए, सेपरेट हो गए, तो Na प्लस और Cl माइनस को सराउंड कर लेंगे वाटर के मॉलिक्यूल, एंड when a ion is surrounded by water, this process is called as, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, अरे याद है तुम लोगों को। तो इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन में क्या हुआ? हाइड्रेशन में Na प्लस एंड वाटर, इनके बीच में एक छोटा सा इंटरेक्शन होने लग गया। ये वाटर ऐसे Na प्लस को सराउंड कर रहा है, तो जैसे ही ये ऐसे वाटर सराउंड कर रहा है Na प्लस को, तो इनके बीच में एक छोटा सा इंटरेक्शन हो रहा है, एंड इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम भी लिख के दिया होगा, अभी भी बता रहा हूँ। बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए वैल्यू पॉजिटिव, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वैल्यू इज नेगेटिव। वेरी नाइस। ठीक है। तो अगेन जो डायग्राम हम लोगों ने आज तक बहुत बार बनाई है, वापस एक बार उसे बना देते हैं। ये Na प्लस था, Na प्लस कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो इसे कौन सराउंड करेगा? वाटर का कौन सा टर्मिनल सराउंड करेगा? तो नेगेटिव टर्मिनल सराउंड करेगा, एंड नेगेटिव टर्मिनल मतलब ऑक्सीजनेट, करेक्ट बोल रहे हो सब? तो ऑक्सीजन वाला टर्मिनल Na को सराउंड करेगा। तो ये ऐसा कुछ होता है। आई गेस ये डायग्राम अभी मैं थर्ड या फोर्थ टाइम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं Cl के लिए डायग्राम नहीं ड्रॉ करने वाला हूँ प्लीज। Na प्लस की डायग्राम सिर्फ याद रखो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। ठीक है। सराउंडिंग ऑफ एन आयन बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ टाइम। वाओ। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। ऑक्सीजन Na प्लस को सराउंड कर लेता है और पकड़ लेता है, एंड इनके बीच में ये छोटा सा इंटरेक्शन हो जाता है। ठीक है। तो दिस इज हाइड्रेशन। अब मुझे बताओ, यहाँ पे जैसे ही मैंने बीकर के अंदर Na प्लस ऐड किया, NaCl छिड़क दिया, तो ये अंदर जाके डिसॉल्व हो गया, एंड डिसॉल्व होने के बाद मुझे मिल गया NaCl का सोल्यूशन। तो ये ओवरऑल प्रोसेस जो थी, ये ओवरऑल प्रोसेस जो थी, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ अ सोल्यूशन। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ अ सोल्यूशन। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब मुझे बताओ, जब कभी सोल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन में हम लोग बोलेंगे कि कौन सी एंथैल्पी रिलीज हुई? तो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन में दो प्रोसेसेस है। कौन सी दो प्रोसेसेस है बताओ? देखो, हम लोग इसको मिक्सचर, एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर भी बोल सकते हैं, बट एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन यूजुअली हम लोग प्रेफर करते हैं बोलना। तो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन में दो चीजें हैं। कौन सी दो चीजें है, कोई बता पाएगा? एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन में टोटल दो चीजें हैं। कौन सी दो चीजें हैं? तो एक तो है बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब डिसोसिएशन, करेक्ट बोल रहे हो, एंड सेकेंड इज हाइड्रेशन। वेरी नाइस। ठीक है। तो ओवरऑल मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? दैट एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन is nothing but addition of enthalpy of lattice plus addition of enthalpy of hydration। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, बस मुझे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज ढूंढ लेने दो। जस्ट गिव मी अ मिनट, तुम लोग तब तक छाप लो, लिख दो, तब तक मैं वो क्वेश्चन की न्यूमेरिकल वैल्यूज देख लेता हूँ। नहीं होगा तो मुझे ही तुम लोगों को देना पड़ेगा कुछ तो लिख के। हम्म,
ओके, गॉट इट। ओके, तो अच्छा, लिखना बाकी है क्या किसी का? लिख दो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। चलेगा ना, मैं थियरी ज्यादा लिख के नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट तुम लोगों को टॉपिक समझा के डायग्रामेटिक फॉर्म में लिख के दे रहा हूँ। अभी क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं डायरेक्ट। कैलकुलेट एनर्जी चेंज व्हेन, जरा और डिफिकल्ट करते हैं, 29.25 grams of NaCl is dissolved in 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, याद रखो, सोल्यूशन बनाते वक्त हम लोग हमेशा वाटर 1 लीटर ही लेंगे। ठीक है, तो 1 लीटर ही हम लोग लेंगे वाटर, और कुछ नहीं होगा। अब 1 लीटर ऑफ वाटर में हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं। इफ नहीं, गिवन दैट एंथैल्पी ऑफ लैटिस, एंथैल्पी ऑफ लैटिस नहीं, गिवन दैट डेल्टा H0 lattice is plus 790 kilojoule per mole, and enthalpy of hydration is minus 786 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो चलो देखो इसका आंसर किसी को आ रहा है क्या? ऊपर ही फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज। ठीक है, तुम लोगों को एक छोटा सा सिर्फ दिमाग लगाना पड़ सकता है इसमें, और कुछ नहीं, थोड़ा सा हमने ट्विस्ट ऐड कर दिया है। देखो इसका आंसर बताओ। यश, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है। सिर्फ यूनिट में गड़बड़ है आपके, आंसर करेक्ट है। बाकी के लोग आंसर बताओ। ऋतुजा, आपका आंसर थोड़ा सा आपने एक छोटी सी स्टेप मिस कर दी है। अजिंक्य, नाइस, करेक्ट आंसर है। बाकी के लोग, तो इन करेक्ट आंसर है विद प्रॉपर यूनिट। अजिंक्य, आपके भी यूनिट में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो हम करेक्ट आंसर है, बट देर इज नो यूनिट, तो बोर्ड्स में आधा मार्क कट हो जाएगा। याद रखो, बोर्ड्स में अगर तुम लोगों ने यूनिट लिखा नहीं होगा तो हाफ मार्क कट हो जाता है। ओके, तो मंदार, करेक्ट आंसर बट गलत यूनिट। अब तो हम रॉन्ग यूनिट। यहाँ पे तुम लोगों को क्या पूछा है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो तुम लोग लिखोगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ लैटिस प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब हर एक के ऊपर 0 0 लिख के दिया है, मतलब क्या? तो ये तुम लोगों को जो सोल्यूशन की एंथैल्पी मिलेगी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी, दैट इज माय स्टैंडर्ड एंथैल्पी। एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितनी मिल रही है तुम लोगों को? तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी हम लोगों को मिल रही है प्लस 790 माइनस 786 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन कितना आया? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इज प्लस 4 किलो जूल पर मोल। मतलब एक मोल NaCl के लिए, एक मोल NaCl के लिए मुझे 4 मोल्स की रिक्वायरमेंट है। एक मोल NaCl के लिए मुझे 4 मोल्स की रिक्वायरमेंट है। अजिंक्य, करेक्ट आंसर है विद करेक्ट यूनिट। कोमल, आपका आंसर करेक्ट है, यूनिट में मिस्टेक है। ओके, तो अब ये कितने के लिए आया? दिस थिंग इज एप्लीकेबल फॉर
1 मोल NaCl, ठीक है। ये पर मोल जो तुम लोगों ने ऐड किया है ना, वो हमेशा 1 मोल के लिए एप्लीकेबल रहता है। बट हम लोगों को कितना दिया है, हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स कुछ अलग दिया है। हम लोगों को गिवन मास दिया है 29.25, इसका मोलार मास रहता है 58.5। तो 29.25 डिवाइडेड बाय 58.5, अगर देखोगे तो दिस इज नथिंग बट 1/2, ठीक है। तो 1 मोल NaCl के लिए हम लोगों को रिक्वायर्ड है 4 किलो जूल। तो आधे मोल के लिए कितना होगा, हाफ मोल NaCl के लिए, ये हाफ इस तरफ चला गया, तो मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आंसर आ जाएगा 2 किलो जूल। समझ में आ रहा है? अगेन, जो लोग 2 किलो जूल्स के आगे पर मोल लगा रहे हैं, अरे 1 मोल के लिए 4 किलो जूल्स है, तो 4 के आगे ही पर मोल लगेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? देखो, अभी सिर्फ किलो जूल्स में आंसर है, मैंने भी यूनिट गलत लिख दिया, सॉरी। तो अभी सिर्फ किलो जूल्स लिखना पड़ेगा। सिर्फ किलो जूल्स क्यों लिखना पड़ेगा? बिकॉज नाउ दिस इज नॉट फॉर 1 मोल। पर मोल मतलब क्या? फॉर 1 मोल। दिस पर मोल indicates that this quantity exists for 1 mole, but यहाँ पे this quantity is for half mole, तो हम लोग सिर्फ 2 किलो जूल लिखेंगे, एनर्जी का यूनिट। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? मोल एंड मोल विल गेट कैंसल्ड आउट, करेक्ट बोल रहे हो? अरे समझा क्या अभी भी डाउट है? ओके, तो यूनिट में कहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, सबको समझ में आ गया होगा। लिख दो, ये कंप्लीट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, मुझे बताओ, यहाँ पे NaCl अभी थियोरेटिकली स्पीकिंग ना, मतलब थियोरेटिकली या फिर प्रैक्टिकली स्पीकिंग, रियल लाइफ के एग्जांपल से तुम लोगों ने NaCl पानी में बहुत बार डिसॉल्व किया है, बट वैल्यूज देख के मुझे बताओ, लैटिस ब्रेक करने के लिए 790 किलो जूल्स की एनर्जी रिक्वायर्ड है, एंड हाइड्रेशन में तो 786 ही रिलीज हो रही है। तो मुझे बताओ, लैटिस ब्रेक करना पॉसिबल है या नहीं है? लैटिस ब्रेक करना पॉसिबल है या नहीं है? लोहित, 58.5 is molar mass of NaCl. This is molar mass of NaCl. मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकाले थे। ओके, तो 790 किलो जूल्स की एनर्जी रिक्वायर्ड है, एंड मुझे सिर्फ मिल रही है -786। तो इज इट पॉसिबल टू ब्रेक लैटिस ऑफ NaCl? इज इट पॉसिबल टू ब्रेक लैटिस ऑफ NaCl? ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए, बराबर। तो अगर ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए, तो NaCl तो पानी में डिसॉल्व ही नहीं होना चाहिए। एम आई राइट और एम आई राइट? अगर NaCl का लैटिस ही ब्रेक नहीं हो रहा है, Na और Cl ब्रेक ही नहीं हो रहे हैं, तो वो ब्रेक नहीं हो रहे, मतलब सोल्यूशन बनना ही नहीं चाहिए, डिसॉल्व होनी ही नहीं चाहिए। तो ऐसा रियल लाइफ में हो रहा है क्या? बट दिस थिंग हैपेंस, राइट? बट दिस थिंग हैपेंस। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हाफ गेट डिसॉल्व, डिसॉल्व नहीं, पूरी तरह से वो डिसॉल्व हो जाता है। हाँ प्रणव, करेक्ट बोल रहे हो। देखो, तुम लोगों को पता होगा कि तुम लोग NaCl ऐड करने के बाद उसको स्टर करते हो। अब तुम लोग जब स्टर कर रहे हो, तो तुम लोग एक्सटर्नल एनर्जी कुछ तो ऐड कर रहे हो। समझ में आ रहा है? पानी के अंदर NaCl ऐड करते ही वो घुल नहीं जाता, वो कुछ टाइम के बाद घुलता है, या फिर हम लोग उसको फास्ट करने के लिए स्टर करना स्टार्ट करते हैं। स्टर करने की वजह से वी आर प्रोवाइडिंग सम काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट बोल रहे हो, एंड उसकी वजह से वो प्रोसेस हो जाती है। बट अगर हम लोग स्टरिंग भी ना करें, फिर भी वो डिसॉल्व होने ही वाला है। अब विदाउट स्टरिंग भी वो डिसॉल्व होता है, क्यों होता है? सोचो सोचो, विदाउट स्टरिंग NaCl पानी में डिसॉल्व हो रहा है, क्यों? टेम्परेचर ऑफ वाटर नहीं, टेम्परेचर नॉट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर। सी व्हाट हैपेंस, इट विल टेक सम मोर टाइम, बट हाउ इट विल डिसॉल्व? डेंसिटी नहीं, मुझे जो आंसर चाहिए वो नहीं मिल रहा है।
इम्प्योरिटीज बिल्कुल नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, बट विदाउट एनीथिंग, जस्ट मैंने NaCl ऐड किया और उसके बाद भी वो डिसॉल्व होने ही वाले हैं। क्यों हो रहे हैं? हाँ आयुष करेक्ट बोल रहे हो। वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेगा, याद रखो। NaCl विल एब्जॉर्ब सम एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है, रादर देन एब्जॉर्बिंग दैट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये दूसरी चीज क्या कर सकता है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है ना, ये पानी से एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। ये वाटर में से उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। अब वाटर में से वो वाटर की कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? हीट एनर्जी। वाटर में से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। अच्छे से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर में से इट विल एब्जॉर्ब सम हीट। अब हीट वो वाटर में से एब्जॉर्ब करने के बाद, हीट वो वाटर में से एब्जॉर्ब करने के बाद पानी का टेम्परेचर क्या होगा? वाटर में से हीट एब्जॉर्ब करने के बाद पानी का टेम्परेचर क्या होगा? हाँ करेक्ट बोल रहे हो, पानी का टेम्परेचर कम होगा। एंड ये अभी घर पे जाके ट्राई करना, ठीक है। आज एक ग्लास में से पानी लो और उसके अंदर NaCl ऐड करके डिसॉल्व करने की कोशिश करो। वो ग्लास ठंडा हो जाएगा, तुम लोगों को दिखेगा दैट इट इज कूलिंग डाउन, मतलब दिखेगा नहीं बट यू विल फील इट कि वो कूल डाउन हो रहा है, ठीक है। ओके, तो अब मुझे बताओ लास्ट पॉइंट, देन विल मूव अहेड। बुखार आने के बाद भी वही करते हैं, हाँ करेक्ट, वो हम लोगों के बॉडी में से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, बराबर बोल रहे हो। अब यहाँ पे ये जो 2 किलो जूल्स है, 2 किलो जूल, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। वेरी नाइस, तो इट इज एंडोथर्मिक, ठीक है। ओवर हियर दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, ठीक है। ओके, तो सबका लिख के हो गया है क्या? तो सो दैट वी कैन मूव अहेड। एटमॉस्फेयर से वो वापस वाटर अपना टेम्परेचर मेंटेन करेगा, बट उसके लिए अच्छा खासा थोड़ा टाइम स्पेन रहेगा ही। नहीं अथर्व, वो कुछ अलग प्रोसेस होगी शायद से, मुझे आइडिया नहीं है उसकी। नहीं ऋतुजा, वो तभी भी डिसॉल्व होने ही वाला है बिकॉज इट इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम वाटर, ठीक है। वो वाटर से एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, एटमॉस्फेयर से नहीं। तो अगेन इट विल डिसॉल्व। ओके, तो चलो फोर्थ प्रोसेस की तरफ जाते हैं। फोर्थ एंड लास्ट प्रोसेस, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन में लिख के दे रहा हूँ क्योंकि ये समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है। तो द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोलर solution is diluted, ठीक है। तो ये फिफ्थ है, ओके ये फिफ्थ होगा। दिस वन इज फिफ्थ आई गेस, तो ये पांचवा हो सकता है, कर लो। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं एक बार, देखो अनलकीली तुम लोग लैब में गए नहीं हो, इस एग्जाम्पल के लिए लैब एक्सपीरियंस होना इंपॉर्टेंट है। ओके इट्स फोर्थ, फिफ्थ फोर्थ जो भी नंबर होगा असाइन कर दो। अब यहाँ पे देखो, अज्यूम करो कि मेरे पास 1 मोलर HCl है। ये तुम लोग लैब में जाके ट्राई करना, अभी के लिए मेरे बातों पे ही भरोसा कर लो, ठीक है। तो अज्यूम करो मेरे पास 1 मोलर HCl है, ये मेरा 1 मोलर HCl था। इसको ग्रीन में दिखा देते हैं, नहीं ग्रीन नहीं येलो दिखा देते हैं। HCl थोड़ा येलो ही दिखता है तो येलो कलर का दिखा देते हैं, ठीक है। एंड इसमें मैंने पानी ऐड करना स्टार्ट किया, इसमें मैंने पानी ऐड करना स्टार्ट किया। अर्णव, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था एक्चुअली, क्लैश कैसे हो रहे लेक्चर।
तो मैंने इसमें वाटर ऐड करना स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे वाटर ऐड करना स्टार्ट किया, तो HCl का सोल्यूशन जो 1 मोलार था, वो डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये किसी ने स्कूल में किया है क्या? मतलब तुम लोग कॉलेज में तो अभी तक गए नहीं हो अनलकीली, बट ये किसी ने स्कूल में किया है इस प्रोसेस को? ओके, तो अगर तुम लोगों ने ये प्रोसेस स्कूल में की है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? मतलब वो टेस्ट ट्यूब का क्या होता है? टेस्ट ट्यूब, ओके, तो HCl में पानी ऐड किया है, तो तुम टेस्ट ट्यूब के साथ होता क्या? मतलब टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है, गर्म हो जाती है, क्या लगता है? क्या होना चाहिए? हाँ ना, गर्म हो जाती है। वेरी नाइस, टेस्ट ट्यूब गर्म होती है, परफेक्ट। तो टेस्ट ट्यूब गर्म होती है। अब मुझे बताओ, टेस्ट ट्यूब गर्म हो रही है, ये तुम लोगों का बीकर है, तो वो भी गर्म हो जाएगा। तो वो गर्म होने के पीछे का रीजन क्या होना चाहिए? वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या हीट रिलीज कर रहा है? हीट रिलीज कर रहा है, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये HCl का सोल्यूशन बाद में धड़ाधड़ ऐसे एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट करता है। ठीक है, एंड उसकी वजह से एटमॉस्फेयर या फिर वो बीकर जो है वो गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने HCl का एग्जाम्पल लिया है, इसलिए बीकर गर्म हो रहा है। अगर दूसरी कोई चीज रहेगी, डिटर्जेंट के जैसी चीज है, डिटर्जेंट नहीं आएगा, अमोनिया जैसी चीज है, तो अमोनिया जैसी चीज है टेस्ट ट्यूब को ठंडा कर देगी ऐसे टाइम पे। ठीक है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। तो इट डिपेंड्स कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है या फिर कौन से टाइप का कंपाउंड है। तो एच सी एल था 1 मोलार। ठीक है, एंड इसमें तुम लोगों ने वाटर ऐड किया, तो ये बन जाएगा HCl डाइल्यूटेड। ये बन गया HCl डाइल्यूटेड, एंड इसे हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, एंड इसे हम लोग डेल्टा डाइल्यूशन ऐसे दिखाएंगे, विच इज इन दिस एग्जाम्पल इट इज पॉजिटिव, बट इट कैन बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव की तरह नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोगों के एंथैल्पी के टाइप्स खत्म। अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ, वो गर्म होता है, बट थोड़ा सा ही होता है, डिपेंड्स कि तुम लोगों के पास क्या कॉन्सेंट्रेशन का HCl है। अगर HCl का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग बढ़ाते गए, अगर तुम लोगों ने 10 मोलार HCl यूज किया, तो और उसके ऊपर से पानी ऐड किया, तो इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है कि ये बीकर ब्रेक हो सकता है। तुम लोगों को पता है ना, ग्लास अगर बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो वो ब्रेक हो जाती है। तो 10 मोलर HCl में इतनी ज्यादा हीट रिलीज हो सकती है कि वो बीकर ब्रेक हो सके। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि कितनी हीट रिलीज हो रही है, तो वो डिपेंड करेगा कि कितने कॉन्सेंट्रेशन का HCl यूज हुआ है। ठीक है, इतनी हीट क्यों रिलीज होती है, वो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में देख लेंगे, अभी के लिए छोड़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 वी आर स्टार्टिंग विथ थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब याद रखो, थर्मोडायनेमिक्स में यूजुअली तुम लोग इसे थर्मोडायनेमिक्स को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, पहला पार्ट थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोगों ने ऊपर देखा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने वो गैस के ऊपर प्रेशर क्या अप्लाई किया, गैस के ऊपर से धीरे धीरे प्रेशर रिलीज क्या किया, उल्टी सुल्टी चीजें करते गए, गैस के साथ अत्याचार करते गए। ठीक है, अब उसके बाद अभी हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पे आने वाले हैं, मतलब रिएक्शंस के बारे में देखने वाले हैं कि किसी एक रिएक्शन में कितनी हीट रिलीज होगी, कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी। एंड फिर उसके बाद वापस हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी ऐसे कुछ कंसेप्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो जिस किसी का लिखना बाकी है जरा ये कंप्लीट कर दो लिख के, फिर हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है थर्मोकेमिस्ट्री, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, ये न्यू टॉपिक है क्या? याद रखो, ये नया सब टॉपिक है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में ही थर्मोडायनेमिक्स का एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है हम लोगों ने। नहीं, वो पॉप साउंड यहाँ पे नहीं आएगी,
वो कार्बन डाइऑक्साइड के टाइम पे आती है, मतलब जब कभी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। यहाँ पे नहीं आएगा हिमांशु, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जब रहता है तभी। दिस इज द 12th चैप्टर, ये बोर्ड्स में हम लोग 12th के चैप्टर्स ही देखने वाले हैं। 12th में जो हम लोगों को बोर्ड्स में पूछे जाएंगे। ओके, तो थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, फलाना ढिकना। ठीक है, तो नहीं सोम, वो कुछ लोगों की एग्जाम थी इसके लिए वो लेक्चर रखा था सिर्फ। अब थर्मोकेमिस्ट्री, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन रिएक्शंस। तुम लोगों को पता ही है, कुछ रिएक्शंस नेचर में एक्सोथर्मिक रहती है, तो कुछ रिएक्शन नेचर में एंडोथर्मिक रहती है। तो कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंड उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाए, वो सब हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत देखते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। ठीक है, तो इनमें एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन शायद से नया रह सकता है, एंड बहुत सारे हैं जिनको ये पहले भी पढ़ा के हो गया होगा। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिस किसी को पता है कोई बता पाएगा। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, यस कोमल करेक्ट बोल रहे हो, बीएचसी वाला। व्हेन अ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड is formed from its elements in their most stable form। ठीक है, तो यस प्रणव बराबर बोल रहे हो। हाँ, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन करेक्ट बोल रहे हो सोम, सोम पाठक। ओके, लिख दो ये जरा कंप्लीट करो। ओके डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं जो हम लोगों ने पहले भी बहुत बार देख लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल NaCl के लिए लेंगे। अब NaCl अगर तुम लोगों को फॉर्म करना है, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिखा के दे रहा हूँ। NaCl तुम लोगों को फॉर्म करना है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, कितना NaCl फॉर्म करना है हम लोगों को, कंडीशन क्या है, तो हम लोगों को 1 मोल ही फॉर्म करना है। कितना फॉर्म करना है, तो 1 मोल फॉर्म करना है। अब मुझे बताओ 1 मोल NaCl किससे फॉर्म करना है, तो बाय यूजिंग इट्स एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ठीक है, तो
NaCl बनाने के लिए मुझे कौन से एलिमेंट्स यूज होंगे, बताओ जरा, कौन से एलिमेंट्स यूज होंगे? परफेक्ट। एक Na+Cl- नहीं आएगा, सोडियम एंड Cl आएगा। Na+Cl- मत लिखना, वो आयन्स हो गए। हम लोगों को यूज करना पड़ेगा सोडियम, जो कि स्टेबल फॉर्म में क्या रहता है, तो सोडियम सॉलिड फॉर्म में स्टेबल है। एंड दूसरा यूज करना पड़ेगा हम लोगों को क्लोरीन, जो स्टेबल रहता है Cl2 फॉर्म, मतलब गैसियस फॉर्म में। गेटिंग इट और नॉट? कोमल, करेक्ट बोल रहे हो आप। अब यहां पर अगर नोटिस करोगे, एक सोडियम खत्म, बट 1 मोल NaCl बनाने के लिए मुझे एक ही Cl चाहिए, और यहाँ पे मुझे 2 Cl2 दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसे बैलेंस करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा, सॉरी डेल्टा बोल रहा हूँ, हाफ लिखूंगा। ये समझ में आ गया क्या? देखो, हाँ 0.5 मोल्स यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा तो जरा आगे बढ़ते हैं, दूसरा लेते हैं, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर मुझे बनाना है गैसियस फॉर्म में, तो मैं कैसे बना सकता हूँ? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए मुझे एक तो लगेगा कार्बन, और दूसरा मुझे लगेगा ऑक्सीजन। कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से फॉर्म में रहता है? वेरी नाइस अजिंक्य, ग्राफाइट फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ग्राफाइट फॉर्म। ठीक है, और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से फॉर्म में रहता है? गैसियस फॉर्म में रहता है। तो ये दोनों कंबाइन होंगे तो एक कार्बन एक ऑक्सीजन, CO2 बन गया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, एकदम सिंपल है, हो गया होगा। ठीक है, लाइक वाइज और एक एग्जाम्पल लेते हैं Fe2O3 का। Fe2O3 मतलब रस्ट, जो सॉलिड फॉर्म में रहता है। अब इसके लिए तुम लोग खुद लिखने की कोशिश करो जरा, इसके लिए तुम लोग खुद इक्वेशन लिखने की कोशिश करो, फॉर्मेशन कैसे होगा इसका। याद रखो, ये 1 मोल ही हम लोगों को बनाने हैं, और किससे यूज करके? तो इनके एलिमेंट्स को यूज करके। ठीक है, तो लिखो ये। ओके, तो देखो सबका आंसर यही आ रहा है क्या है, दैट Fe2O3 इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग आयन एंड O2 इन गेशियस फॉर्म। ठीक है, अब आयन मुझे कितने लगने वाले हैं? तो आयन मुझे लगने वाले हैं 2। दिख रहा है आयन मुझे कितने लगने वाले हैं? तो आयन मुझे लगने वाले 2। एंड ऑक्सीजन मुझे कितने लगेंगे? ऋतुजा करेक्ट आंसर बोल रहे हो। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो मुझे लगेंगे 3/2 ऑक्सीजन। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 ऑक्सीजन बच गए। वेरी नाइस, प्रणव करेक्ट है, यश करेक्ट था, नक्षत्र करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे लगेंगे 3/2। ठीक है, तो ये है फॉर्मेशन की एंथैल्पी, एंड इट इज ऑलवेज नेगेटिव। डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन हम लोग ऐसे दिखाते हैं, एंड ये हमेशा नेगेटिव ही मिलेगी तुम लोगों को। ठीक है, तो इस साल मेरे एग्जाम में, मतलब मैं भी कभी कभार कुछ एग्जाम देते रहता हूँ, तो हमारी एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, क्वेश्चन लिख के देने के पहले मैं तुम लोगों को कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ। पहली बात, मतलब ये नेगेटिव क्यों है, वो लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, मुझे बताओ। नेगेटिव आ रहा है मतलब एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? तुम लोगों को पहले लॉजिक बता देता हूँ क्वेश्चन के आगे पीछे का। मुझे बताओ, ये वैल्यू नेगेटिव है मतलब एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? एनर्जी कम हो रही है। एंड अगर एनर्जी कम हो रही है, तो मुझे बताओ ये सारे कंपाउंड स्टेबल है या अनस्टेबल है? ये सारे कंपाउंड जो बन रहे हैं, वो स्टेबल बन रहे हैं, अनस्टेबल बन रहे हैं? तो ये सारे के सारे स्टेबल बन रहे हैं। वेरी नाइस, याद रखो। अरे अनस्टेबल कौन बोल रहा है? ओके, याद रखो, जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ठीक है, एंड इसे एक्सप्लेन करने के लिए तुम लोगों को एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। देखो, अभी मैं यहाँ पे बैठ के आराम से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है, बट उसी बदले अगर तुम लोग मुझे बोलो कि सर ऑफलाइन में आके पढ़ाओ, तो तब मुझे तुम लोगों के सामने खड़ा होना पड़ेगा, बार बार इधर उधर घूमते रहो। ठीक है, अब मुझे बताओ, दोनों सिचुएशन में, एक मैं घर पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, और दूसरा मैं ऑफलाइन क्लास में आके खड़े होके पढ़ा रहा हूँ, कहाँ पे मेरी एनर्जी ज्यादा चली जाएगी? कहाँ पे
मेरी एनर्जी ज्यादा यूटिलाइज होगी। एनर्जी कहाँ पे ज्यादा कंज्यूम होने वाली है? ऑफलाइन में। वेरी नाइस। ऑफलाइन में तुम लोगों को क्या लगता है, मुझे स्टेबल फील होगा या अनस्टेबल फील होगा कंपेयर टू ऑनलाइन? मैं जहाँ पे आराम से बैठ के हूँ, वहां पे मुझे स्टेबल फील होगा या अनस्टेबल फील होगा? वहां पे मुझे अनस्टेबल फील होगा। तो देखो तुम लोगों ने बताया ऑफलाइन में मुझे अनस्टेबल फील होगा, ठीक है, एंड वहां पे मेरी एनर्जी भी ज्यादा चली जाएगी। गेटिंग इट? एंड उसी बदले में यहाँ पे आराम से बैठ के तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे बताओ यहाँ पे मुझे स्टेबल फील हो रहा है या अनस्टेबल फील हो रहा है? ऑब्वियो है, यहाँ पे मुझे अच्छा खासा स्टेबल फील हो रहा है। तुम लोगों की शक्लें भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड एनर्जी मेरी ज्यादा यूज हो रही है या कम हो रही है? तो यहाँ पे मेरी एनर्जी कम यूज हो रही है। तो यहाँ पे हम लोगों को एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन समझ में आ गया। स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, मतलब स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों कंपाउंड्स जो है वो स्टेबल थे, और ये तीनों के तीनों कंपाउंड स्टेबल रहने की वजह से यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव हो गई। ये कंसेप्ट समझ में आया सबको? ओके, तो अब विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव पॉजिटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? बिलीव मी, ये हमारे एग्जाम में आया था एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी बिकॉज मेरे कंसेप्ट अच्छे खासे क्लियर है, ठीक है। भाई नेगेटिव? अरे देखो, जिस किसी को डाउट है कि ये नेगेटिव क्यों है, अ, अगर कंपाउंड स्टेबल बन रहा है, कंपाउंड अगर स्टेबल बनेगा तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी कम होगी। अब एनर्जी कम हो रही है मतलब एंथैल्पी क्या होगी? उसकी एंथैल्पी कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। गेटिंग इट ट्विन? एनर्जी कम, तब जाके स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अ, अच्छा, ऋतुजा, उसके लिए हम लोगों को वापस नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में जाना पड़ेगा, तो वो हम लोग बाद में कभी करेंगे, या फिर ऑफलाइन में मुझे डाउट पूछ लेना वो। अ, अब ए फॉर्म, ऑप्शन ए इज NaCl, ऑप्शन बी इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी इज Ca, NaF2, एंड ऑप्शन डी इज CF। तो बताओ। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, सबका आंसर करेक्ट है। तो ओवर हियर, द वन कंपाउंड विच इज अनस्टेबल दैट वी नीड टू फाइंड, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कंपाउंड अनस्टेबल है वो तुम लोगों को ढूंढना है। तो या फिर जो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब मुझे बताओ, NaCl नेचर में एग्जिस्ट करता है, सबको पता है। तो इन करेक्ट आंसर है, प्रणव करेक्ट आंसर है, रुजुजा करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस, मंदार करेक्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड भी नेचर में एग्जिस्ट करता है, बट ये क्या चीज है? सोडियम तो एक ही बॉन्ड बनाता है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, तो दिस वाज द करेक्ट आंसर, यप, ठीक है। CF2 भी रिलीज एग्जिस्ट करता है। हाँ, जो अनस्टेबल होता है वही एग्जिस्ट नहीं करता, बराबर बोल रहे हो। तो NaF2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था, बट बिलीव मी, हाँ ये मेरी एग्जाम में पूछा था सीरियसली, बट बहुत सारे लोगों को इसका आंसर नहीं समझा, बिकॉज एट द एंड बहुत कंसेप्चुअल था। तुम लोगों को मैंने अब पहले से ही बता दिया कि स्टेबल अनस्टेबल एंड ऑल, तो तुम लोगों को पहले से पता था कि क्वेश्चन में क्या होने वाला है। बट नेट की एग्जाम, नेशनल लेवल की एग्जाम थी, मतलब तुम लोगों के JEE लेवल की, ये समझ लो। नहीं, थियरी नहीं, MCQ ही था, मैं टिक करके आ गया था, 4 मार्क्स मिल गए थे। ओके, एनी हो, तो एक अच्छा
कुछ ना कुछ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रहता है, हर एक कंपाउंड का कुछ ना कुछ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रहता है। माय वॉइस इज लैगिंग बट Na2 एग्जिस्ट। ओके, Na2 एग्जिस्ट करता भी होगा तो वो लेबोरेटरी कंडीशन पे करता होगा, ठीक है, वो लैब कंडीशन में करता होगा। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन इन ग्राफाइट फॉर्म। कार्बन मोनोऑक्साइड नेचर में रहता है या कार्बन मोनोऑक्साइड नेचर में रहता है। अजिंक्य वेरी नाइस, करेक्ट आंसर बोल रहे हो। तो व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और कार्बन इन ग्राफाइट फॉर्म, सोचो जरा खुद। ये हम लोगों ने पहले कभी किया है कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट तुम लोगों को कार्बन ग्राफाइट फॉर्म में बनाना है। नक्षत्र वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है। नहीं, नक्षत्र नहीं है, सॉरी, निहारिका, निहारिका करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो ग्राफाइट तुम लोगों को बनाना है। आयुष करेक्ट आंसर है। फॉर्मेशन में तुम लोगों को कोई चीज अगर बनानी होगी, फॉर्मेशन में तुम लोगों को कोई चीज अगर बनानी होगी तो पहले तो एक मोल बनानी है, एंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल फॉर्म। मुझे बताओ, कार्बन ग्राफाइट अगर तुम लोगों को बनाना है तो तुम लोग कौन सी चीज यूज करोगे कार्बन बनाने के लिए, तुम लोग कौन सा एलिमेंट यूज करोगे। तो कार्बन ये खुद एक एलिमेंट है, उसे अगर हम लोगों को बनाना है तो हम लोगों को उसे ही यूज करना पड़ेगा, एंड उसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म ग्राफाइट ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, उसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म ग्राफाइट ही है। तो तुम लोगों को यहाँ पे कार्बन से कार्बन में कन्वर्जन कर रहा है, एनर्जी चेंज कितना आएगा। ऋतुजा करेक्ट बोल रहे हो, मुक्ता करेक्ट आंसर, अभी सबके आंसर आएंगे करेक्ट एकदम, कोमल बराबर। तो देखो, तुम लोगों को कार्बन से कार्बन ही बनाना है तो कुछ चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे जीरो चेंज होगा, ठीक है। तो ये बताने का रीजन यही था। एक नोट लिख के कर दो, एक इंपॉर्टेंट नोट है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एलिमेंट्स इज जीरो। एलिमेंट्स के फॉर्मेशन की एंथैल्पी जीरो रहती है। अजिंक्य वेरी गुड, परफेक्ट बोले। ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों को देने ही वाला था सॉल्व करने के लिए, और आपने आंसर बता दिया है। तो व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, इसका आंसर तुम लोग सोचना, ठीक है। मैंने तुम लोगों को बता दिया है, कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल किस में रहता है, ग्राफाइट में रहता है। ग्राफाइट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ठीक है। ऋतुजा करेक्ट आंसर है, जैन करेक्ट आंसर है, मंदर करेक्ट है, तो इन मुक्ता करेक्ट आंसर। ओके, तो अगर तुम लोगों को कार्बन इन डायमंड फॉर्म बनाना है, कार्बन इन डायमंड फॉर्म अगर तुम लोगों को बनाना है तो तुम लोग क्या यूज करोगे, तो ऑब्वियो है, तुम लोग अभी कार्बन इन ग्राफाइट फॉर्म यूज करोगे, कार्बन इन ग्राफाइट फॉर्म, ठीक है। अब अगर ये मोस्ट स्टेबल है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो डायमंड ग्राफाइट के कंपैरिजन में लेस स्टेबल, समझ में आ रहा है। तो अब डायमंड अगर ग्राफाइट के कंपैरिजन में कम स्टेबल है तो डायमंड की एनर्जी क्या है, डायमंड की एनर्जी हाई एनर्जी, हायर एनर्जी, एंड ओवर हियर लोअर एनर्जी। अब लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएंगे तो एनर्जी का चेंज क्या आएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है। बहुतों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है। हाँ, करेक्ट बोल रहे हो ऋतुजा।
ग्रेफाइट के ऊपर हम लोग जब बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तब जाके वो डायमंड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ओके, तो हाँ, बीइंग पॉजिटिव इट डज एग्जिस्ट बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम लोग उसके ऊपर बहुत प्रेशर, सेडिमेंटेशन में डायमंड्स बनते हैं ना, मतलब कोल के अंदर, कोल माइंस के अंदर एंड ऑल, तो जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर बोल रहा हूँ, अर्थ का, एंड एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी रहता है वो एकदम नीचे जा जाके, तो उस प्रोसेस में वो बनता है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जी भी दे रहे हैं वहां पे, ठीक है। उसको नेचर से उतनी एनर्जी मिल रही है इसलिए वो डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है। बट तुम लोगों को पता होगा ग्राफाइट फॉर्म में कार्बन ज्यादा मिलता है और डायमंड फॉर्म में बहुत रेयरली मिलता है, इसलिए वो बहुत महंगा है। ओके, तो चलो आगे बढ़े। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यहाँ से थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। मैंने फॉर्मेशन के ऊपर जरा ज्यादा ही टाइम ले लिया। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसे हम लोग डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो समझो तुम लोगों की कोई एक रिएक्शन हो रही है, ए मोल्स ऑफ ए, ऐसे नहीं लेते, 2 मोल्स ऑफ ए प्लस 1 मोल ऑफ बी reacting to form 3 moles of C प्लस 2 moles ऑफ डी। ये एक रिएक्शन है, रैंडम कोई रिएक्शन है, एंड इस रिएक्शन में तुम लोगों को इस रिएक्शन की एंथैल्पी पूछिए, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग और कुछ नहीं करोगे। तुम लोगों को मैंने हमेशा बताया है जब कभी चेंज निकालना है हम लोग क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। समझ में आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करेंगे। बट यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट और एक ही रिएक्टेंट नहीं है तो इनके एंथैल्पी का समेशन करना पड़ेगा, इनके एंथैल्पी का समेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, फाइनल इज प्रोडक्ट, दिस इज माई फाइनल प्रोडक्ट एंड दिस इज माई इनिशियल रिएक्टेंट। तो हम लोगों को चेंज फाइंड आउट करना है तो चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो जरा ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए। बट फॉर्मेशन की एंथैल्पी हमेशा कितने के लिए रहती है, किधर गया वो, फॉर्मेशन की एंथैल्पी हमेशा 1 मोल के लिए रहती है। मुझे बताओ यहाँ पे मैं 1 मोल ए यूज कर रहा हूँ क्या, तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज फॉर्मेशन एंथैल्पी इज फॉर 1 मोल एंड यहाँ पे मैं 2 मोल यूज कर रहा हूँ। प्लस समेशन कर रहे हैं ना दोनों रिएक्ट, अरे मैं रिएक्टेंट क्यों पहले लिख रहा हूँ, सॉरी एक्सक्यूज मी सॉरी, पहले हम लोगों को प्रोडक्ट लिखने हैं। तो प्रोडक्ट में फॉर्मेशन ऑफ सी एंड फॉर्मेशन एंथैल्पी हमेशा 1 मोल के लिए रहती है बट यहाँ पे 3 मोल्स है तो मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस सेकेंड प्रोडक्ट क्या है तो डी है, तो फॉर्मेशन ऑफ डी एंड यहाँ पे कितने डी है तो 2 है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो अभी रिएक्टेंट में क्या करेंगे, 2 इंटू फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस 1 इंटू फॉर्मेशन ऑफ बी। ये फॉर्मूला कैसे आया वो समझ में आ रहा है क्या, देखो ये कैसे लिखना है वो, ये तुम लोगों को याद रखना है कि हम लोगों को हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट। ओके, एनी डाउट ओवर हियर। ओके, सॉरी मैं गलती से रिमूव हो गया था, मतलब नेट प्रॉब्लम कुछ आ गया था। एम आई ऑडिबल नाउ? ओके, तो याद रखो ये फॉर्मेशन एंथैल्पी की वैल्यूज हम लोगों के पास पहले से रहती है, ठीक है। ये फॉर्मेशन एंथैल्पी की वैल्यूज जो है वो हम लोगों के पास पहले से रहती है। इसका एक सिंपल एग्जांपल करेंगे हम लोग एक क्वेश्चन के फॉर्म में एंड देन विल स्टॉप। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। तो क्वेश्चन इज फाइंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन Fe
plus Al2O3 giving you Fe2O3 plus 2Al। ठीक है, दिस इज योर रिएक्शन एंड इस रिएक्शन का फॉर्मेशन एंथैल्पी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यप, दिस इज थर्माइट प्रोसेस एंड थर्माइट प्रोसेस की हम लोगों को रिएक्शन एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है। बाय द वे तुम लोग यहाँ तक थे ना मेरे साथ, मतलब यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया था ना, या मैं उसके पहले ही ऑफलाइन चला गया था? ओके। तो इसके लिए तुम लोगों को पहले से कुछ गिवन डेटा दिया रहता है। गिवन दैट जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे जरा वैल्यूज सोचने दो। ठीक है, delta H of formation is minus of Al2O3 is minus 150 किलोजूल पर मोल। ठीक है, ओके। व्हाई इज दिस हैपनिंग? ओके, अभी आ रहा है आवाज? हेलो 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 हेलो। मैं ऑडिबल नाउ? ओके, चलो ठीक है। तो स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है सबको अच्छे से? स्क्रीन देखो। अरे मैं कुछ लिख रहा नहीं हूँ, स्क्रीन फ्रीज हो गई है, ऐसे गारंटी कैसे दे सकते हो तुम लोग? मैं कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ। ओके, दिख ही नहीं रहा है। फ्रीज है। वेट अ मिनट। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करके वापस करता हूँ। यार ये लास्ट क्वेश्चन के टाइम पे ऐसे क्यों हो रहा है? हम्म, ओके, हो गया ना? अभी सबको दिख रहा होगा, होप सो। हम्म, तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। लास्ट 1 मिनट बाकी है, जरा जल्दी जल्दी करो ये क्वेश्चन सॉल्व। सॉरी, जरा इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, करो एंड देन यू कैन गो। दीज वैल्यूज आर मनगढ़ंत। ठीक है, ये मैंने खुद ने बना के दे दिए तुम लोगों को। तुम लोगों को एग्जाम में कुछ अलग वैल्यूज रहेंगे, बट नंबर्स ही चेंज होंगे और कुछ नहीं। ठीक है, लॉजिक सेम रहने वाला है। तो मैं नंबर तुम लोगों को मेरी मर्जी के कुछ भी दे दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अजिंक्य करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। बाकी के स्टूडेंट्स बताओ बताओ। यहाँ पे तुम लोगों को कुछ डेटा मिसिंग लग रहा है या सारा डेटा दिया हुआ है? कुछ डेटा मिसिंग लग रहा है या सब कुछ दिया हुआ है? ओके। हम्म, ओके, कुछ लोगों को मिसिंग लग रहा है। अगर लग रहा है तो तुम लोग करेक्ट हो सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है। मंदार करेक्ट आंसर है। अब देखो, तुम लोगों को करना क्या है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालनी है। एंड डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है? तो प्रोडक्ट में तुम लोगों को पहले दिखेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 प्लस 2 times एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन, जिसे हम लोग 2 times करेंगे, प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3। यहां तक तुम लोगों को लिखने आ गया था प्रणव? करेक्ट आंसर है।
तो हम वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन आपका करेक्ट है। तो अब अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो एल्यूमिनियम और आयन का डेटा दिया ही नहीं है। नक्षत्र करेक्ट आंसर है, नक्षत्र ही है ना अभी, नक्षत्र करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो यहाँ पे तुम लोगों को इन दोनों का डेटा दिया नहीं है, बट दीज आर एलिमेंट्स, दीज आर एलिमेंट्स एंड इनकी वैल्यू रहती है 0। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? तो इनको हम लोगों को लेने की जरूरत ही नहीं थी, मतलब ये तुम लोग यहाँ पे लिखोगी भी नहीं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट एग्जाम में फॉर्मेलिटी के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगेन हम लोग बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, तो ये सब फॉर्मूलाज में तुम लोगों को एंट्रेंस में कभी लिख के नहीं देता, ठीक है। ये इतने लंबे चौड़े हम लोग एग्जाम्पल्स कभी नहीं करते, 2 लाइन में खत्म कर देते हैं, बट नाउ वी आर डूइंग इट बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसीलिए 400 किलो जूल माइनस 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 प्लस हो जाएगा 150 किलो जूल, ये समझ में आ गया ना? एंड आंसर विल come around delta H of reaction is minus 250 किलो जूल। अगेन पर मोल यूज मत करो, रिएक्शन में सारी चीजें एक एक मोल में है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग पर मोल लिख नहीं पाएंगे, सिर्फ किलो जूल आएगा, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में पर मोल नहीं आएगा, सिर्फ किलो जूल्स आएगा। एंड नाउ वी कैन स्टॉप दिस लेक्चर। आई होप तुम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स इजी लग रहा है, इसमें ऐसे कुछ डिफिकल्ट चीज है ही नहीं, ठीक है। तो विल स्टॉप ओवर हियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। चलो मिलते हैं।